हाँ आतमजीत सिंह साहब, अब आपके पास ये सारा कुछ लेके आ रहा हूं। मेरा एक और है, बाकी डराने के अलावा एक कार्यक्रम और है। जो ये ट्रोल आर्मी है ना, उस ट्रोल आर्मी को अगर आप रोज भोजन नहीं देंगे तो वो ट्रोल आर्मी आपकी तरफ अपना घुमा देगी। उस ट्रोल आर्मी के लिए भी कई बार इनके लिए जरूरी हो जाता है कि कुछ ऐसे काम करते रहो जिससे उनको कुछ ना कुछ मिलता रहे। नेम शेमिंग उसमें एक है। आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन आप ऐसी कुछ बोल दो कि ये ऐसे ऐसे हुआ था, ये अपराधी हैं। मैं एक तो इस पे आपसे एक बात आपसे समझना चाहूंगा, और एक बहुत मोटी सी बात, ये जो भी हुआ ये राहुल गांधी पर्सनली के लिए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उनका बात इससे ठीक हुआ है, वो बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं। लेकिन क्या कांग्रेस का पार्टी का भी कुछ फायदा हो रहा है इन सब चीजों से? एजे सिंह साहब, दो सवाल आपके हैं। पहला सवाल ट्रोल आर्मी का है, तो उसमें जैसे इनके प्रवक्ता नलिन मेहता थे, तो उनका एक बयान मैंने सुबह देखा। उन्होंने एक ही बात के अराउंड अपनी सारी बात कही। उन्होंने कहा राहुल गांधी जो हैं वो इररिस्पॉन्सिबल हैं, राहुल गांधी को पता नहीं उनको क्या बोलना है, राहुल गांधी कहना कुछ चाहते हैं, उनसे बोला कुछ आता है, राहुल गांधी पॉलिटिशियन ही नहीं है। तो फिर बीजेपी के जो ट्रोल आर्मी है वो राहुल गांधी से डरती क्यों है? भारत जोड़ो यात्रा में आपने देखा किस तरीके का समर्थन उनको मिला। भारत जोड़ो यात्रा का मेन मकसद क्या था? ये दिखाना कि इस देश की जो सोशल फैब्रिक है वो सोशल फैब्रिक देश का इस देश को चैलेंज जो आज की डेट में सत्ता कर रही है कि ये हिंदुत्व की सरकार है, ये 80-20 की सरकार है और सबको मिट्टी में मिला के रख देंगे, तो उसके खिलाफ ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, जो पार्शली मैं उसको सक्सेसफुल इसलिए बोलूंगा कि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इतने लोग सड़क पर उतर आएंगे। तो ट्रोल आर्मी का ये कहना है कि राहुल गांधी पप्पू हैं। पहले पप्पू पे इतना पैसा खर्चा किया गया, जब वो पप्पू नहीं निकले तो उनकी भारत जोड़ो यात्रा को खराब करने की कोशिश की, और जब वो भी नहीं हुआ तो इवेंचुअली उन्होंने एक पुराना केस निकाल के फटाफट उसको हाई कोर्ट से अपना ही स्टे खत्म करके और एक अपना जज बैठाकर वहां पे फैसला करवा दिया। अब मामला गया सेशन कोर्ट में, स्टे मिल गई उनके सस्पेंशन पे, कन्विक्शन, क्योंकि स्टे सस्पेंशन की एक बेल मानी जाती है, जब तक कन्विक्शन पे स्टेट ना हो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म नहीं होगी अंडर सेक्शन 389 सीआरपीसी। तो उसमें अब सेशन कोर्ट के जो जज थे उन्होंने कहा कि मैं फैसला जो है रिजर्व करता हूं, 20 तारीख को सुनाऊंगा। उसके बाद वो सुबह आते हैं और कहते हैं डिसमिस्ड। तो आप समझ ही सकते हैं प्री नियोजित था। उसके बाद उसका ऑर्डर निकलता है, जो भी 1 बजे 1:30 बजे ऑर्डर निकलता है, उस ऑर्डर में तमाम त्रुटियां अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी प्रेस रिलीज में कही। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने जिन जिन केसेस का नाम लिया, सरीन का केस, सिद्धू का केस, आर्यन प्रकाश का केस, 3-4 केसेस के रेफरेंस दिए, वो किसी भी केस में डेफेमेशन का केस नहीं था। सिद्धू का केस एक मर्डर का केस था, सरीन साहब का केस कोई करप्शन से रिलेटेड था, और भी कोई मामले थे। तो उन्होंने कहा ये जितनी भी चीजें उन्होंने कही, और एक केस तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने बताया नहीं एपेलेंट कोर्ट में, जो कन्विक्टेड थे उन्होंने बताया नहीं कि उनसे उसका कितना नुकसान हो जाएगा, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। वो तो ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे वो राहुल गांधी को जानते नहीं, राहुल गांधी कौन है, राहुल गांधी कोई एबीसीडी है। तो इस तरीके के जब जजमेंट्स आते हैं तो जाहिर सी बात है, जैसे कि लीगल फर्टिलिटी में कहा जाता है कि आप हमेशा अपनी अपील लोअर कोर्ट से शुरू करते हैं, फिर हायर कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि जब जजमेंट्स आते हैं उन जजमेंट्स में इतनी त्रुटियां होती हैं कि उस पर आप हाई कोर्ट में अच्छी तरह लड़ सकते हैं। तो ये जजमेंट ही इनफेक्चुअस है, जो अभिषेक मनु सिंघवी ने समझाने की कोशिश की, और ये जजमेंट स्टैंड नहीं करेगी हाई कोर्ट में कोई ग्राउंड। और जहां तक बात आपने कही थी बेल की, तो बेल इज ऑलरेडी ग्रांटेड। जब कह दिया गया है तो उसमें अरेस्ट का तो कोई मसला नहीं बनता जब तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से उसका क्लियर ना हो जाए। अगर हाई कोर्ट से बेल मिल जाती है तो इस बार जो अपील अगर उनकी खारिज होगी सेशन कोर्ट की, तो फिर मजिस्ट्रेट का जो सेंटेंस के साथ कन्विक्शन भी स्टे होगा, तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी मेरे हिसाब से हाई कोर्ट में। तो ट्रोल आर्मी का जहां तक सवाल है, वो एक पब्लिक ओपिनियन, एक पब्लिक परसेप्शन, एक तमाशा बीन जिसको कहते हैं ना, तमाशा बीन की पता कुछ है नहीं, कह दो जी राहुल गांधी अब अरेस्ट हो जाएंगे, राहुल गांधी का ये हो जाएगा, राहुल गांधी का वो हो जाएगा। डरते क्यों है इतना राहुल गांधी से? क्योंकि राहुल गांधी कोशिश ये कर रहे हैं कि सारी ऑपोजिशन पार्टीज एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। अब उन्होंने खाड़गे साहब को लगा दिया है। अच्छा, दूसरी बात उनको ये भी परेशान कर रही है कि अब उन्होंने ये कह दिया है कि हम ओबीसीज, महिलाओं को, SC STs को प्रॉपर 50% रिप्रेजेंटेशन देंगे अपने टिकटों में, और ये ओबीसी वोट बैंक के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि इनका जो वो हिंदुत्ववादी या विकासवादी या एंटी करप्शन वोट बैंक था, वो वोट बैंक तहस महस हो गया है। वो तहस महस किस लिए हो गया कि ना विकास हुआ, डिमोनेटाइजेशन में आपने देखा क्या हालत हुई, जीडीपी की ग्रोथ आप देख रहे हैं, IMF कहता है 5.5% भी ग्रो नहीं करेगी, इन्फ्लेशन 6.5% पर है, किसी के पास नौकरी नहीं है,
किसी के पास आगे बिजनेस का मॉडल नहीं है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी नहीं है, किसानों की हालत आप सब जानते ही हैं, 27 रुपए आय पे किसान काम कर रहा है, और आगे आने वाला समय तो और भी खराब है। तो ट्रोल आर्मी का काम तो ये बोलना, तो इसलिए वो कह रहे हैं, इसमें मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जो लीगल केस की जो चीजें हैं, जो पैमाइश है, अगर उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो इनके पास लीगल अपनी एलुमनाइज काफी है, और हाई कोर्ट में मेरे को लगता है कि ये मामला ज्यादातर टिकेगा नहीं। इस मामले को तूल पकड़ाने का काम जो शासन कर रहा है वो सिर्फ इनकी जो गुडविल है भारत जोड़ो यात्रा की और जो ऑपोजिशन यूनिटी की बात है, पर इसके विपरीत होगा। आपने देखा जिस तरीके से इनके केस को तहस महस किया गया, उसमें ऑपोजिशन और इकट्ठी हो गई। पहले ममता सामने नहीं आ रही थी, ममता आने लग गई, फिर चंद्रशेखर राव जो पीछे हट रहे थे वो सामने आ गए, नीतीश कुमार और इनके जो डायलॉग नहीं हो पा रहे थे, खड़गे साहब ने उनको बुला के उनको कह दिया कि आप ही इसके कन्वेनर हैं, आप ही डिसाइड करिए, सब स्टेट वालों से बात करिए। उधर एनसीपी का मामला आया, अब इतना डर है इनको कि एनसीपी को तोड़ने में लगे। कोई कहता है कि 20 एमएलए को 50 एमएलए को लेके फिर से हवाई जहाज में लेके जाया जाएगा। पुलवामा के शहीदों को तो ले जाने के लिए इनके पास एरोप्लेन नहीं थे, पर पार्टी अगर तोड़नी होती है, जैसे एनसीपी को तोड़ना है या शिवसेना को तोड़ना है, तो वहां रिजॉर्ट्स भी आ जाते हैं और चार्टर्ड प्लेन्स भी आ जाते हैं। तो इस सरकार की मंशा क्या है और ये करती क्या है, इस पे तो जितनी बात करी जाए, हम लोग तो रोज ही इस मामले पे बात करते हैं, तो इंसाइक्लोपीडिया भी लिख दें पूरा, तब भी ये सरकार को कोई शर्म नहीं आएगी कि ये कर क्या रही है और बता क्या रही है। मैं क्लोज करने से पहले आतंकजीत सिंह साहब एक क्विक, वो जो हितेश जी कह रहे हैं, और मेरा भी था, अजय साहब उसको नहीं, मतलब अजय साहब का कहना है कि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं लीगल टीम जो होती है, जो बेस्ट उनको आता है समझ में, वो कहते हैं, और ये मैं भी मानता हूं कि लेकिन अगर एक व्यक्ति जिसका उस कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, अगर वो रिसर्च करके ही इतनी चीजें निकाल ले रहा है, तो जिसके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, जिसके पास सारे उसके कहानी स्टोरीज हैं, उसको क्यों नहीं निकालें, ये तो प्रश्न उठेगा ही। मैं एक चीज और कह दूं, क्योंकि कहीं इस आज की चर्चा में एक बात ये भी आई थी कि अब वो बहुत ही मतलब आम आदमी पार्टी और ये सब लोग उठ गए हैं कि डिग्री की बात को लेके, और डिग्री और वो बात चिपकी नहीं। मैं अभी भी मानता हूं कि डिग्री की बात जो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल साहब ने उठाई थी, वो गलत उठाई थी। वो कह रहे थे डिग्री दिखाओ, डिग्री दिखाना इशू नहीं है, गलत हलफनामा देना, गलत एफिडेविट देना, झूठ बोलना, वो इशू है। आपके पास डिग्री होना हो ये तो उसको, वो मेरे ख्याल में, अब आज की तारीख में तो कहना मुश्किल है, लेकिन कभी कभी ये लगता है कि मैं जानबूझ के उसको ऐसा मोड़ दे देता हूं कि आप उसी मुलझे रहिए कि नहीं डिग्री असली डिग्री। अब वो होने लगा कि नहीं 8वीं पास और 4थी पास। अब ये जो सारी बात कर रहे हैं 4थी पास की बात कर रहे हैं, ये बात नहीं बोलना है कि एक आदमी इस देश के सबसे बड़े पद पे, जो कई बार कहा जा चुका है, जिस देश का केवल बजट 45 लाख करोड़ रुपया है, वो झूठ बोल के आदमी अगर आ रहा है, तो क्या हम विश्वास करेंगे कि वो आदमी झूठ, बात झूठ और सच की है, बात इसकी नहीं है कि आप 4थी पास हैं कि आप 8वीं पास हैं। तो मेरे ख्याल में वो या तो जानबूझ के करते हैं, या पॉलिटिकल इसका क्या होना चाहिए वो नहीं समझ आता। आतंकजीत सिंह साहब, चलते चलते एक आपका लास्ट वर्ड फ्रॉम यू। सिर्फ 2 एग्जांपल्स आपके सामने दूंगा। पहली एग्जांपल 2014 में डीएलएफ की एक डील थी रॉबर्ट वड्रा के साथ, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी की, जिसमें कोई लैंड किसी दाम पे खरीदा गया और रॉबर्ट वड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी द्वारा डीएलएफ को बेचा गया, और उस पर बहुत हल्ला मचा कि इसमें करप्शन है, ये पैसा जो है ये वहां से लिया गया है और इसका हवाला किया गया है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि हरियाणा की गवर्नमेंट जो बीजेपी की सरकार है, एमएल खट्टर की सरकार है, उन्होंने क्लीन चिट दे दी कि इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ, और वो रॉबर्ट वड्रा उस केस में बरी हो गए। ये 2014 में हुआ। 2019 में क्या हुआ? 2019 में पुलवामा हुआ, पाकिस्तान पे ब्लेम किया गया, फिर उस पर बालाकोट हुआ। बालाकोट में क्या हुआ? हमारे ही जवानों को हमारे ही मिसाइल ने हेलीकॉप्टर में उड़ा दिया और उस बात को भी वहीं दबा दिया गया। और पुलवामा बालाकोट का असर क्या हुआ? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा पुलवामा हो गया, बालाकोट हो गया, प्रधानमंत्री मोदी से बड़ा कोई नेता नहीं है, 56 इंच की छाती है, जो भी है, और वो इलेक्शन वो 2019 में जीत गए। अब ये जो डिग्री वाला मामला है, ये डिग्री वाला मामला पुराना हो गया, क्योंकि पॉलिटिक्स होती है परसेप्शन पे। अब वो क्या कर रहे हैं? अब वो करप्शन का मुद्दा छेड़ रहे हैं कि हमने देखिए चंद्रशेखर राव की बेटी पे केस कर दिया, हमने मनीष सिसोदिया को अंदर कर दिया, अब हम सत्येंद्र जैन को 9 महीने से अंदर है, देखिए छुड़वा नहीं पाए, हमने केजरीवाल को बुला के 9 घंटे उसकी वो करा दी, हेमंत सोरेन के कोल ब्लॉक से उन्होंने अपनी कंपनी के अगेंस्ट लिए थे, उसको हमने खाली करवा दिया। तो अब क्या है कि उनके पास अब कोई विकास मॉडल दिखाने को नहीं बचा, उनको काला धन वापस नहीं आया, 15 लाख रुपए एक जुमला बन गया, बेरोजगारी में 2 करोड़ नौकरियां जुमला हो गई। तो आखिर में बचेगा क्या? आखिर में करप्शन का मुद्दा। हमने देखिए हम लोग कितना बढ़िया कर रहे हैं काम, हम कोई प्रधानमंत्री मोदी पे आंख उठा के देखता है तो हम उसकी आंख निकाल लेते हैं। आंख जब जिनकी निकालनी है
लाल आंख जिनको दिखानी है, चाइना पे अरुणाचल में आपके 12 गांव लेकर बैठे हुए हैं, उनके नाम तक बदल डाले उन्होंने। बॉर्डर जो लाइन ऑफ कंट्रोल थी, वो लाइन ऑफ कंट्रोल को तार तार कर दिया। वहां पे तो लाल आंख आप दिखाते नहीं है, और जहां आपको नहीं दिखानी चाहिए वहां आप लाल आंख दिखाते हैं। तो मेरे हिसाब से डिग्री का मामला तो चिपकेगा नहीं 2024 में। 2024 में चिपकेगा क्या कि ऑपोजिशन को किस तरीके से इन लोगों ने घेरा, जुडिशरी के थ्रू, गोदी मीडिया के थ्रू, एग्जीक्यूटिव के थ्रू, जिस तरीके से बिल्स पास किए गए, पूरा लेजिस्लेचर असेंबली का और पूरा लेजिस्लेचर पार्लियामेंट का जिस तरीके से इन लोगों को बोलने नहीं देता, इनके माइक ऑफ कर देता है, इनके प्राइवेट मेंबर्स बिल को खारिज कर देता है, और लीगल दांव पेच द्वारा, जैसे कि हितेश गुप्ता ने बताया, कि कर दिया जाता है। पर उसमें एक कमी मुझे ये लगी कि जब ये सब हो रहा था तो राहुल गांधी के वकील क्या कर रहे थे? अपील फाइल कर सकते थे, वो कह सकते थे कि ये जो एफिडेविट फाइल हुआ ये गलत है, और उस पर आर्ग्यूमेंट्स हो सकते थे, उस पर काउंटर फाइल हुआ किया जा सकता था। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी लीगल रिप्रेजेंटेशन में कमी रही, जिसकी वजह से ये सिचुएशन आई। जब समनिंग ऑफ चार्जेस हुए थे, अगर उसी टाइम अपील कर दिए गए होते तो आज मामला यहां तक नहीं पहुंचता। पर जो भी हुआ, जिस तरीके से बीजेपी इसको घेरा करने की कोशिश कर रही है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इसके भी तार खुलेंगे, और आने वाले समय में बीजेपी इसको इलेक्शन का मुद्दा नहीं बना पाएगी। और मुद्दा जो है वो विकास का, अनएम्प्लॉयमेंट का, किसानों की हालत का, और देश की सुरक्षा का, ये 4 मुद्दे मेन मुद्दे हैं। अगर ऑपोजिशन पार्टीज इन 4 मुद्दों को अगर भुना लेगी तो मुझे लगता है 2024 का इलेक्शन कांटे का हो जाएगा।